Hey guys, welcome to my channel. So today's video is going to be on steel structures. It is a quick revision, so we will move fast. और जो जो important points होंगे वो मैं आपको इसमें बता दूंगी. हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे बिकॉज इट इज रिविजन. सो हम यूनिट वाइज मूव कर रहे हैं. यूनिट 1 इज स्ट्रक्चर फास्टनर्स. स्ट्रक्चर फास्टनर से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जितना भी हमारा बोल्टेड, रिवेटेड एंड वेल्डेड कनेक्शन की यहाँ पे स्टडी करेंगे. उससे पहले थोड़ा स्टील स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर है क्या. स्टील स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर जिसमें लोड कैरिंग जो मेंबर्स होते हैं वो स्टील से बने होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्टील स्ट्रक्चर्स. अब स्टील में हम टोटल 9 ग्रेड्स का यूज़ करते हैं. दैट इज़ E250, E275, E300, E350, E410, E450, E500 एंड E600. इसमें से जो मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्टील का ग्रेड है वो है E250. मोस्ट सूटेबल ग्रेड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ लो कार्बन कंटेंट. अब लो कार्बन कंटेंट होने के कारण इसे हम मोस्ट सूटेबल ग्रेड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं. बट ऐसा क्यों है? बिकॉज लो कार्बन कंटेंट होने के कारण हमारे जो स्ट्रक्चर में डक्टिलिटी प्लस वेल्डेबिलिटी प्लस फॉर्मेबिलिटी, ये तीनों हमारे स्ट्रक्चर की बढ़ जाती है. अब यहाँ पे फॉर्मेबिलिटी से मेरा मतलब है टू ईजी टू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट शेप. अगर लो कार्बन कंटेंट है तो इसका मतलब हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे मेंबर को हम उतना ज़्यादा फॉर्मेबल है, उसको हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर बात करते हैं डिनोशंस की. हम आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर में जो स्टील के ग्रेड्स हैं उनका डिनोशन थोड़ा चेंज हो जाता है. अब वो कैसे होता है थोड़ा देखते हैं. जैसे हम यहाँ पे आरसीसी में बात करते हैं FE250, FE4110 ऐसे लिखते हैं, या फिर FE500 लिखते हैं. तो यहाँ पे जो ये 250 है या फिर 4110 है, ये रिप्रेजेंट करता है उस मेंबर का यील्ड स्ट्रेंथ. ओके, मतलब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं. और इसका मतलब क्या है कि इस इतने स्ट्रेंथ के बाद या फिर इतने स्ट्रेस के बाद जो हमारा मेंबर है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करना शुरू कर देगा और उसमें इलास्टिक पॉइंट उसका ख़त्म हो जाएगा. ओके, फिर तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि FE250 का मतलब है यहाँ पे ये यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर स्टील की. स्ट्रक्चर स्टील में हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं. अगर हमें E250 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम FE250 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यहाँ पे E250 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. E250 का मतलब है यहाँ पे ये भी इसका यील्ड स्ट्रेंथ है. पर अगर हम इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ FE4110. अब यहाँ पे FE4110 स्टील स्ट्रक्चर में 4110 यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ नहीं है. ये है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील हुज यील्ड स्ट्रेंथ इज 250 Nm². ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिनोशन चेंज हो जाते हैं. तो इसको मैंने सम अप किया है. यहाँ पे आरसीसी में जिसे हम FE250 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर स्टील में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? FE4110 से. ठीक है, आरसीसी में ये जो 250 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका यील्ड स्ट्रेंथ, जबकि FE4110 यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टील में ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, जिसका कि यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 250 है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E250. ओके, फिर मूव करते हैं हम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर. ये हम WSM की बात कर रहे हैं कि तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस हमारा होता है 0.6 FY. मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव एंड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस हम लेते हैं 0.66 FY. इसको हम सिग्मा BC और सिग्मा BT से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्मा BC इज़ मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग compressive stress and maximum permissible bending tensile stress, that is BT. फिर मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की बात करें तो ये होता है 0.4 FY. मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इज 0.75 FY. ये आपको अच्छे से रट लेना है ये जो पॉइंट्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द MCQs में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन WSM क्या होता है. ओके, इन स्टील स्ट्रक्चर. तो ये डायरेक्ट होगा इसका 0.75 FY.
फिर हम LSM में मूव करते हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव टेंसाइल बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल और बियरिंग स्ट्रेस, इन सब की वैल्यू होती है इक्वल Fy/1.1। यहाँ पे Fy हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की बात करें इन LSM तो ये इसकी वैल्यू होती है Fy/√3 × 1.1। यहाँ पे 1.1 हमारा FOS है। ओके, अब मूव करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सियल कंप्रेसिव एंड एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन जो हम मैक्सिमम परमिसिबल यहाँ पे ले रहे थे 0.6 Fy। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे 1.66। सिग्मा BC एंड सिग्मा इट इज़ सिग्मा BT एंड सिग्मा BC, मतलब यहाँ पे बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस एंड बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो Fy/0.66 Fy। हमें पता है FOS क्या होता है, अल्टीमेट अपॉन वर्किंग लोड। ओके, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस बोल सकते हो। तो Fy हमारा यील्डिंग है अपॉन जितना हम डिज़ाइन में लेके चल रहे हैं। ओके, तो Fy/0.66 Fy यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, तो ये होता है 1.51। फिर हम शेयर की बात करें तो शेयर स्ट्रेस में जो FOS लेते हैं हम वो लेते हैं Fy/0.4 Fy, जो क्या आता है 2.5 के इक्वल। अब इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेसेस व्हेन EQ is earthquake load are considered, permissible stresses are increased by 33.33% in structure members। ओके, तो जब हम अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे जॉइंट्स की बात नहीं हो रही है, पे मेंबर्स में हम जो परमिसिबल स्ट्रेसेस इंक्रीज करते हैं वो करते हैं 33.33% का। When earthquake and wind load are considered, permissible stresses in connection और joint is increased by 25%। जब हम बात करेंगे earthquake load और wind load को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारे जो permissible stresses हैं joint में वो हमें increase करने पड़ेंगे by 25%। अब joint में कम और members में ज़्यादा इस क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो joints होते हैं they are more dangerous। ओके, मतलब अगर जॉइंट फेल हो गया तो मेंबर्स ऑब्वियसली दे विल इजली गेट फेल। सो इसलिए हम मेंबर्स में हमारा परमिसिबल स्ट्रेसेस ज़्यादा इंक्रीज करते हैं बट जॉइंट्स में हम कम इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपना परमिसिबल डिफ्लेक्शंस के ऊपर। परमिसिबल डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो जो बीम्स होते हैं विच आर सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग, उनके लिए जो वैल्यू होती है span/360 एंड बीम्स डेट आर नॉट सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग उसके लिए span/300। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो बीम्स है जो सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग है तो उनके लिए हमें परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम कैसे आएगी, जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, तो span/360 एंड बीम्स विच आर नॉट सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग, इसके लिए परमिसिबल डिफ्लेक्शन हमारा फर्स्ट केस से तो ज़्यादा ही होगा, तो डिनोमिनेटर हम कम कर देंगे तो हमारी वैल्यू अपने आप ज़्यादा आ जाएगी, तो span/300। फिर कैंटिलीवर बीम की अगर बात करें तो कैंटिलीवर बीम में 2 टाइम्स ऑफ बीम डिफ्लेक्शन होता है इन केसेस का। तो बीम्स विच इज सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग इज इक्वल टू 2 × span/360, ये हो जाएगा 1/80 एंड द बीम विच आर नॉट सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग इट इज़ 1/150। फिर मूव करते हैं हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर। ये हमारे रिवेट्स एंड बोल्टेड कनेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसमें क्या है कि जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक डबल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, ये कवर प्लेट है, दिस इज द कवर प्लेट, दीज आर बोल्ट्स और रिवेट्स भी अज्यूम कर सकते हो आप इसको, क्योंकि अभी हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है इट शोज़ कि इसके ये जो कवर प्लेट के नीचे 2 प्लेट्स हम अटैच कर रहे हैं। ओके, 2 प्लेट्स हमने रखी है, ऊपर और नीचे हमारी कवर प्लेट है। ओके, अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। These 2 are cover plate
and these two are the plates which we have to join. You can assume them as bolted connection or riveted connection as you prefer. सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है हमारी चेन रिपीटिंग. ओके, सो यहाँ पे हमारा पिच क्या है? पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स और टू बोल्ट्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू फोर्स. ओके, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स और रिविट्स इज नोन एज पिच. अब ये इसको आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे दीज आर द पिच. ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब अगर मुझे इसको इसमें रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स और रिविट, इट इज पिच. ठीक है. नेक्स्ट इज एंड डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल्ट टू द एज ऑफ द प्लेट. ओके, हमारे बोल्ट के सेंटर से हमारी प्लेट के एज तक के डिस्टेंस को हम एंड डिस्टेंस कहते हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू फोर्स. तो अगर मुझे इसको फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? दिस इज द एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. अब मूव करते हैं हमारा गेज डिस्टेंस पे. गेज डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बोल्ट्स और रिवेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो गेज डिस्टेंस अगर मुझे फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट करना है तो मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ओके, बिकॉज ये साइड व्यू में या फिर टॉप व्यू में ही इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो गेज डिस्टेंस हमारी, जैसे कि आप देख सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स और टू रिविट्स इज नोन एज गेज डिस्टेंस. तो अगर मैं यहाँ पे करूँ दिस इज ऑल्सो गेज डिस्टेंस, दिस. ओके, फिर हम बात करते हैं एज डिस्टेंस की. एज डिस्टेंस हमारी क्या होती है? सिमिलर टू एंड डिस्टेंस बट इट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, तो हमारे बोल्ट के सेंटर से हमारे प्लेट के एज तक की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स इज एज डिस्टेंस. ओके, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि गेज का जी एंड एज का जी. ओके, इन दोनों में जी आ रहा है तो ये दोनों मतलब परपेंडिकुलर होंगे फोर्स के डायरेक्शन में. ओके, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो. एंड पिच एंड एंड डिस्टेंस हमारा हमेशा पैरेलल होगा फोर्स की डायरेक्शन में. फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉमिनल डाया एंड इफेक्टिव डाया की. सो नॉमिनल डाया हमारा क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल डाया, जिसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, बोथ बोल्ट के केस में और रिवेट के केस में. अगर हम इफेक्टिव और ग्रॉस डाया की बात करें तो ये हमारा होता है डाया ऑफ होल. इसको आप डाया ऑफ होल भी कह सकते हो. मतलब डाया ऑफ होल मतलब अब जो रिवेट्स है, रिवेट जो प्लेट में जो डाया होगा, जो डाया हम बनाएंगे वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे हमारे बोल्ट या फिर रिवेट के शैंक डाया से. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसको उसमें इंजेक्ट करना है. तो दिस इज़ डाया ऑफ होल. तो डाया ऑफ होल या फिर ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव डाया. ये रिवेट के केस में क्या होता है? हमारा 5 + 1.5 mm. अगर हमारा डाया ऑफ जो नॉमिनल डाया है अगर वो 25 mm से छोटा है या फिर इसके इक्वल टू है तो हमारा डाया ऑफ होल क्या हो जाएगा? 5 + 1.5 mm. ओके, अगर हमारा डाया नॉमिनल डाया 25 mm से ज़्यादा है तो हमारा डाया ऑफ होल हो जाएगा 5 + 2 mm. ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं डाया ऑफ इफेक्टिव और ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट के ऊपर, जिसको हम डाया ऑफ बोल्ट होल भी कहते हैं. तो इसकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है हमारा नॉमिनल डाया पे. नॉमिनल डाया अगर हमारा 16 mm से कम है तो जो होल का डाया होगा उसे हम लेंगे नॉमिनल डाया + 1 mm. अगर हमारा नॉमिनल डाया 16 से 24 mm के बीच में है तो यहाँ पे जो डाया ऑफ होल होगा वो होगा नॉमिनल डाया + 2 mm. अगर हमारा नॉमिनल डाया ग्रेटर देन 24 mm है तो हमारा जो डाया ऑफ होल होगा वो होगा नॉमिनल डाया + 3 mm.
अब मूव करते हैं हम अपने बोल्ट ग्रेड के ऊपर। बोल्ट भी हमारे डिफरेंट ग्रेड्स में आते हैं। अब जैसे दिया है G4.6, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो 4 है, 4 हमारा रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। इसको हम कैसे निकालते हैं, अब जो यहाँ पे नंबर दिया होगा 4, 8 एनीथिंग, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और हमारे पास जो बचा ये 0.6 हमारा रिप्रेजेंट करता है FY/FU को। ओके, FI हमारा यील्डिंग स्ट्रेंथ है और FU हमारा जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ओके, तो यहाँ पे 0.6 = FI/FU की वैल्यू अगर हम पुट करें 400, तो FI हमारे पास यहाँ पे आ गया 240 Nm/mm²। तो इसका मतलब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 6 है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये हमारा होता है फ्रॉम ग्रेड G8.8 टू G10.9 तक। फिर अब हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। बोल्ट्स और रिविट के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो मिनिमम पिच इज़ 2.5 डाया, मतलब इतना मिनिमम पिच आपको रखना ही रखना है। यहाँ पे हमारा 5 है नॉमिनल डाया। ओके, इट इज़ नॉट ग्रॉस डाया, इट इज़ नॉमिनल डाया, ये याद रखना। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। मिनिमम पिच हमारा होता है 2.5 ऑफ 5, डैट इज़ हमारा नॉमिनल डाया। मैक्सिमम पिच की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पिच हमारा अलग अलग है। अगर हमारा मेंबर कंप्रेशन में है तो इट इज़ 12T और 200 mm। यहाँ पे जो T है, T हमारा है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और इन दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी, लेसर वन, इन दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी हम उसी को हम अपना मैक्सिमम पिच लेंगे। फिर अगर हमारा मेंबर टेंशन में है तो ये होता है हमारा 16T और 200 mm। सेम T इज़ द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और इन दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी वो हमारा, उसको हम अपना मैक्सिमम पिच लेंगे। हमारा स्टैगर्ड रिवेटिंग है या फिर स्टैगर्ड बोल्टिंग है, तो उस केस में, और हमारा मेंबर कंप्रेशन में है, तो यहाँ पे जो कंप्रेशन की वैल्यू है इसका 50% ले लो, तो 12T का 50% हो जाएगा 18T, और 200 का 50% 300 mm। ओके, मतलब 50% इंक्रीज़ कर दिया है यहाँ पे, 50% नहीं लेना है, 50% इंक्रीज़ कर दिया है। तो 18T और 300 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम पिच। अगर हमारा मेंबर टेंशन में है और स्टैगर्ड बोल्टिंग है या रिवेटिंग है, तो उस केस में यहाँ पे इसका 50%, 16T और 200 mm का 50%, तो ये जाएगा 24T और 300 mm। ओके, फिर हम बात करते हैं टैक रिवेटिंग की। टैक रिवेटिंग पता होगा आपको क्या होता है। तो टैक रिवेटिंग के केस में हो जाता है 32T और 300 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं एज डिस्टेंस की। एज डिस्टेंस मैंने बताया था आपको अभी, एज डिस्टेंस पिच। ओके, तो इन्हीं का स्पेसिफिकेशन है। मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस जो हमारी होती है वो होती है 1.5 DH। DH यहाँ पे डाया ऑफ होल, इट इज़ ग्रॉस डाया और इफेक्टिव डाया भी बोल सकते हो, और डाया ऑफ होल भी बोल सकते हो। ये होता है अगर हमारा मशीन कट है, ठीक है। मशीन कट के केस में 1.5 DH, एंड अगर हमारा हैंड कट है तो 1.7 DH। ओके, फिर हम मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ 12T एप्सिलॉन। यहाँ पे T है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू है 2√250/FY। जनरली हम E1 ही लेके चलते हैं। ओके, बिकॉज FY जनरली 250 ही होता है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ, तो जनरली एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 12T। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने डिज़ाइन पार्ट की तरफ, डिज़ाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की तरफ। तो डिज़ाइनिंग में आपको क्या निकालना होता है, डिज़ाइन में आपको बता दिया जाएगा कि इतना लोड लग रहा है, ठीक है, और आपको इस जॉइंट से या फिर लैप जॉइंट से या फिर बर्ड जॉइंट से आपको 2 प्लेट्स को कनेक्ट करना है। तो आपको इसमें नंबर ऑफ़ बोल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, डाया ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आपको बतानी होगी, ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, ये सब आपको बताना होता है। तो सबसे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह लिख लिए हैं, बिकॉज बट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये रिवीजन है।
सो मूव टू द फर्स्ट अनविन्स फार्मूला। अनविन्स फार्मूला हमारा डाया ऑफ बोल्ट के लिए यूज़ होता है कि अगर हमारा डाया ऑफ बोल्ट हम कैसे निकालें। डाया ऑफ बोल्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने फार्मूला दिया है 6.04 √t। यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, फिर आपने यहाँ से डाया कैलकुलेट कर लिया, आपको चाहिए नंबर ऑफ बोल्ट्स, कितने नंबर ऑफ बोल्ट से आप कनेक्ट करोगे किसी भी दो प्लेट को। ठीक है, इधर बाय बट जॉइंट और बाय लैप जॉइंट। तो इसकी वैल्यू होती है PU, इट इज़ द फैक्टर्ड लोड जो कि उस मेंबर में आ रहा है, जो कि उस कनेक्शन में आ रहा है, अपॉन रिवेट वैल्यू। यहाँ पे क्या होती है, रिवेट वैल्यू हमारी होती है स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। किसी भी बोल्ट की स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे, रिवेट वैल्यू कहेंगे। अब रिवेट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रिवेट वैल्यू हमारी होती है मिनिमम ऑफ शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी हमारा मेंबर है या फिर कोई भी हमारा जॉइंट है, कनेक्शन है, तो वो मेनली हमारा तीन वजहों से फेल होता है। पहला तो हमारा हो गया शेयरिंग ऑफ बोल्ट, दूसरा बियरिंग ऑफ बोल्ट, एंड द थर्ड वन इज़ टियरिंग ऑफ प्लेट। ठीक है, और जो बाकी फेलियर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया मैंने शेयरिंग, स्प्लिटिंग एंड बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास तो इनको तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इनके लिए हम चेक नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम अपनी स्ट्रेंथ जो निकालते हैं कनेक्शन की, वो हम तीन कारणों की वजह से निकालते हैं। एक तो हमारा हो गया बियरिंग ऑफ बोल्ट, दूसरा शेयरिंग ऑफ बोल्ट, एंड तीसरा टियरिंग ऑफ प्लेट की वजह से। ठीक है, फिर आता है हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि शेयर स्ट्रेंथ मतलब हमें क्या निकालना है, फोर्स हमारा होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, या फिर एरिया इंटू स्ट्रेस भी बोल सकते हो, वो मैंने अपने उसके लिए एरिया इंटू स्ट्रेस रख दिया, बिकॉज मुझे ऐसे करके ज़्यादा जल्दी फॉर्मूला लर्न हो जाता है। ओके, तो अगर हम सिंगल शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो PS, ये हम एक बोल्ट की बात कर रहे हैं, एक बोल्ट के लिए निकाल रहे हैं। ओके, तो एरिया इंटू स्ट्रेस, अब यहाँ पे एरिया क्या लेंगे, NN इंटू AN प्लस NS इंटू AS, और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी FUB अपॉन √3 इंटू 1.25। ओके, यहाँ पे NN क्या है, यहाँ पे NN है नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन थ्रेडिंग ऑफ बोल्ट, और AN है नेट एरिया। ओके, NS है नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन द शैंक ऑफ द बोल्ट, एंड AS है शैंक एरिया। ओके, और स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे होती है FUB है हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अपॉन √3 इंटू 1.25। 1.25 यहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। AN नेट हमारा जो होता है, AN की वैल्यू होती है 0.78 इंटू π/4 d², एंड AS इज π/4 इंटू d²। ओके, तो ये सिंगल शेयर की बात करिए, अगर हमारा बोल्ट सिंगल शेयर में। फिर अगर हम बात करें डबल शेयर की, डबल शेयर में हमारे इस फॉर्मूले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में हमारा एरिया इंटू स्ट्रेस सेम करेंगे। अब बियरिंग स्ट्रेंथ हमारा एरिया क्या होगा, D इज डाया ऑफ बोल्ट इंटू T इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके, ये थिनर प्लेट थिकनेस है, इंटू स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2.5 kb इंटू FU अपॉन 1.25। यहाँ पे FU है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, और KB की वैल्यू है E अपॉन 3D0। इन चारों वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम KB रखेंगे। KB इज E अपॉन 3D0 और एंड P अपॉन 3D0 माइनस 0.25, FUB अपॉन FU एंड 1। इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी KB की वैल्यू होगी। D0 यहाँ पे डाया ऑफ होल है, E इज़ हमारा एंड डिस्टेंस है, एंड P हमारा यहाँ पे पिच है। ओके, बाकी FUB इज़ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, एंड FU इज़ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब मूव करते हैं टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की तरफ, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में। यहाँ पे हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हमारा ग्रॉस एरिया पे बेस्ड है। ग्रॉस का यहाँ पे मतलब है हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल रहे हैं। जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोल्टिंग नहीं करी है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम जो एरिया लेंगे वो ग्रॉस एरिया लेंगे, यहाँ पे ग्रॉस एरिया आता है। और अगर इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ए नेट आता है। ए नेट हमारा होता है जब हम ग्रॉस एरिया में से हमारा जो बोल्ट होल ऑफ बोल्ट है या फिर डाया ऑफ होल है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमारा होता है ए जी इंटू एफ वाई अपॉन 1.1। एफ वाई हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, ए जी ग्रॉस एरिया हो गया। ग्रॉस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ए जी हमारा हो गया बी इंटू टी करके, ठीक है, विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। फिर अगर हम नेट एरिया की बात करें तो हमारा आ जाएगा ए नेट हमारा होता है बी माइनस एन इंटू डाया ऑफ होल इंटू थिकनेस। ठीक है, मतलब विड्थ में से हमने विड्थ ऑफ प्लेट में से हमने क्या माइनस कर दिया है, नंबर ऑफ बोल्ट होल माइनस कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ए नेट इंटू 0.9 एफ यू अपॉन 1.25। ओके, यहाँ पे एफ यू है जो वो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। फिर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, उससे पहले आप देख लो शेयरिंग और बियरिंग में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिविट वैल्यू। ओके, और ये जो मैंने ये फॉर्मूले दिए हैं ये सिर्फ एक बोल्ट के लिए बताया है। अगर आपके कनेक्शन में 6 बोल्ट हैं या फिर 4 बोल्ट है तो आप उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। बात करें हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन की, तो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन हमारा शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग में से जो मिनिमम आएगा, ठीक है। और अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करें तो जो हमारा इन दोनों फॉर्मूले में से PT1 और PT2 में से जो मिनिमम आएगा वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगी। तो अब मूव करते हैं हमारा इसेंट्रिक कनेक्शन के ऊपर। इसेंट्रिक कनेक्शन हमारा क्या होता है कि जब हमारा CG ऑफ बोल्ट ग्रुप, ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स है तो इन सारे बोल्ट्स का कहीं पे एक CG होगा, ग्रुप ऑफ बोल्ट का CG, दिस इज़ द CG, ठीक है। और जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, अगर हमारा फोर्स सपोज दिस इज़ द प्लेन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ओके, तो अगर हमारा फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो इसका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें, ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्ट तो कर रहा है बट हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे CG पे नहीं लग रहा है बल्कि कहीं और लग रहा है, तो इस केस में हम कहेंगे इसेंट्रिक कनेक्शन। ओके, अगर हमारा ये यहाँ पे लगता लोड या फिर यहाँ पे लगता तो ये हमारा नॉन इसेंट्रिक कनेक्शन होता है। बट अगर हमारा ये कहीं और लग रहा है, CG पे ना लग के, ठीक है, या फिर कहीं और लग रहा है, तो उस केस में हमारा इसेंट्रिक कनेक्शन कहलाता है। इसेंट्रिक कनेक्शन के भी 2 टाइप हैं। जो टाइप 1 है वो हमारा है इन प्लेन इसेंट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो CG ऑफ बोल्ट ग्रुप है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो दोनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। सेम प्लेन में लाइन करने का मतलब है जैसे ये वाला केस, जैसे मैंने आपको ये वाला केस दिखाया, ओके, भले ही ये इनका एक लाइन पे नहीं लग रहे हैं बट इनका प्लेन सेम है, ओके। तो ये हो जाएगा जैसे हमारा गजेट प्लेट है और ये हमारा कोई अदर प्लेट है जिसे हमें कनेक्ट करना है और एंगल सेक्शन है, तो इस केस में हमारे क्या हो गया, ये 4 बोल्ट लगे हैं तो इनका CG यहाँ मिड में होगा कहीं पे, और ये हमारा लोड यहाँ पे लग रहा है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन और इसका CG यहाँ है, तो लाइन ऑफ एक्शन और CG मिल नहीं रहे हैं बट क्या है कि ये एक ही प्लेन में है, तो ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी है। अब कितनी की इसेंट्रिसिटी आ रही है, E की इसेंट्रिसिटी आ रही है। अब इस फोर्स के कारण, ये हमने सोम में भी पढ़ा है कि जो ये फोर्स है, ठीक है, इसके कारण इस CG पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक तो डायरेक्ट फोर्स आएगा, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा PE। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे दिखाया है, 4 बोल्ट है, ये CG है, तो ये P एक तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा और दूसरा इसके कारण क्या आ जाएगा, हमारा एक ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा जो कि क्या है, PE, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि सारे जो बोल्ट हैं इनका एरिया सेम है और इस P के कारण हमारे पास एक तो डायरेक्ट शेयर फोर्स आया, ठीक है, और दूसरा ट्विस्टिंग मूवमेंट आया PE।
तो हमारे हर बोल्ट में, ठीक है, हर बोल्ट में हमारे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो हमारा डायरेक्ट शेयर फोर्स लगेगा और एक हमारा आएगा ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट शेयर फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो हमारे इसमें फोर्स लग रहा है उसे हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर बोल्ट में हमारा F1 एंड F2 आएगा। अब ये जो CG है ये हमारा बोल्ट है, ठीक है। इसके सेंटर से, बोल्ट के सेंटर से हमारे CG तक की डिस्टेंस को हम रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल्ट के नाम दे दिए हैं, जैसे ये 1 बोल्ट है, ये 2 बोल्ट है, ये 3 बोल्ट है, ये 4 बोल्ट है, और ये है R1 रेडियल डिस्टेंस, R2, R3 एंड R4। अब इसमें एक तो डायरेक्ट शेयर फोर्स लगेगा, तो F1 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 एंड F1। दूसरा रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हमारा दूसरा फोर्स लगेगा, दैट इज F2 F2, ठीक है। तो रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर F2, रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर F2 एंड रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर F2। इतना समझ आ गया। उसके बाद जो F1 और F2 के बीच में जो एंगल बोलेंगे, एंगल बनेगा उसको हम लिखेंगे थीटा। अब यहाँ पे देखो F1 कैलकुलेट करते हैं, तो F1 हमारा क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हमारा हो जाएगा जितना हमारा लोड लग रहा है, टोटल लोड। अब ये जो टोटल लोड लगा, जो डायरेक्ट ये लग रहा है, ये तो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। तो टोटल लोड अपॉन हमारा जो टोटल एरिया ऑफ ऑल दी 4 बोल्ट्स इनटू जो हमारा एरिया होगा एक बोल्ट का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एरिया, अगर हम अब ज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे सारे बोल्ट का एरिया सेम है, तो समेशन ऑफ AI को मैं क्या लिख सकती हूँ, NA भी लिख सकती हूँ। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी P/N। N यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो F2 हमारा क्या होता है, टाउ इंटू एरिया। टाउ की वैल्यू हमारे यहाँ से हम निकाल सकते हैं T/J इक्वल टू टाउ अपॉन R से, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी TR/J। अब यहाँ पे देखो, T हमारा है ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी PE। R हमारा है रेडियल डिस्टेंस, दैट इज RI। RI का मतलब यहाँ पे R डिपेंड करता है हम कौन से बोल्ट के लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी, R4 भी, ठीक है, इंटू A अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा समेशन ARI², ठीक है। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बोल्ट हैं सबका एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, एरिया से एरिया टोटल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा समेशन RI², P अपॉन समेशन RI² इंटू RI, ठीक है। तो यहाँ से हमारा F2 भी निकल जाएगा। तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया F1 एंड F2। अब F1 F2 निकालने के बाद देखो, जैसे ये इनका कोई रिजल्टेंट भी होगा FR, ठीक है। तो FR की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, FR इज इक्वल टू √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे FR हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा मिनिमम होगा, ओके। थीटा मिनिमम होगा तो cos थीटा मैक्सिमम होगा और हमारा R मैक्सिमम होगा। तो ये दो हमें कंडीशंस चाहिए। अगर हमें देखना है हमारा बोल्ट सेफ है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे रिविट वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है देन हमारे रिजल्टेंट फोर्स से, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स से, तो हमारा बोल्ट क्या है, सेफ है। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा आउट प्लेन इसेंट्रिसिटी। आउट प्लेन इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जब हमारा CG ऑफ द ग्रुप ऑफ द बोल्ट और हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारा दोनों एक प्लेन में नहीं हो, ठीक है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि ये हमारा आई सेक्शन है, आई सेक्शन में हमने एक एंगल सेक्शन अटैच कर रखा है, ठीक है, और हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई सेक्शन, यहाँ पे हमारा एंगल सेक्शन है, यहाँ पे बोल्टिंग की गई है और ये हमारा लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आउट प्लेन इसेंट्रिसिटी है, ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये कितना इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है यहाँ पे E, ठीक है। तो हमारे इस P के कारण एक तो हमारा क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये ये जो लोड है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके कारण हमारा एक तो डायरेक्ट शेयर फोर्स आएगा, ठीक है, सारे बोल्ट्स में एक तो डायरेक्ट शेयर फोर्स आएगा। दूसरा इसके कारण ये क्या करेगा, PE
देगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट आएगा पीई। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पीई आने की वजह से हमारे टॉप में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है और होगा, क्योंकि अब मैं शॉर्ट में मुझे पढ़ाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट देखो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो अब देखो जैसे ये बोल्टिंग, इसका कहीं पे न्यूट्रल एक्सेस होगा Na। ठीक है, अब इस P के कारण मैंने क्या बताया आपको, इस P के कारण एक तो सारे बोल्ट्स में डायरेक्ट शेयर फोर्स आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे P के कारण PE एक बेंडिंग मोमेंट आएगा, उस बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा, ये एंगल सेक्शन ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब ये ऐसे बाहर को आ जाएगा, समझ रहे हो आप, ऐसे करके। तो उसके कारण हमारे टॉप में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमारा टेंशन आ जाएगा और हमारा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कंप्रेशन। अब देखना ये जैसे ये है तो ये एंगल सेक्शन ऐसे ही मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन, और ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा कंप्रेशन, ये ठीक है। तो अगर हमें फेलियर को प्रिवेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर हमें इस फेलियर को प्रिवेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, VSB अपॉन VDB का होल स्क्वायर प्लस TB अपॉन TDB का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे जो VSB और TB हमारे पास है यह है फैक्टर्ड शेयर फोर्स और फैक्टर टेंसाइल फोर्स ऑन बोल्ट, और VDB और TDB यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी और डिज़ाइन डिज़ाइन टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए आउट प्लेन इसेंट्रिसिटी की, अगर हमें फेलियर ऑफ बोल्ट प्रिवेंट करना है तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपना वेल्डेड कनेक्शन के ऊपर। वेल्डेड कनेक्शन हमारा वेल्डिंग चार टाइप की होती है, एक तो हमारा फ्लेट वेल्ड हो गया, स्लॉट वेल्ड हो गया, प्लग वेल्ड एंड बट एंड ग्रूव वेल्ड हो गया। फ्लेट वेल्ड में जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। ठीक है, और हमारा एंगल बिटवीन टू फेस होता है वो 60 to 90 डिग्री होता है। जैसे आप ये देख सकते हो ये फ्लेट वेल्ड है, इसमें एंगल बिटवीन टू फेस ये हमारा 60 to 90 डिग्री के बीच में रहेगा। प्लस ये जो हमारा वेल्ड है, ठीक है, अब हमको पता है कि हम जितना भी वेल्ड एरिया हो लेते हैं वो एज अ लाइन एरिया लेता है। ठीक है, तो जैसे ये है, अगर मैं इसको एज अ लाइन एरिया लूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल की तरह होता है इसका क्रॉस सेक्शन। ओके, तो हम पहले पढ़ रहे हैं फ्लेट वेल्ड। फ्लेट वेल्ड में देख सकते हो ये वेल्डिंग हो रखी है, और ये जब वेल्डिंग करते वक्त ये थोड़ा अंदर भी इंजेक्ट हो जाता है। ओके, तो रूट से, ठीक है, हमारे ये फ्यूज़न फेस है। ठीक है, तो इसके जो रूट से, यहाँ पे जो रूट है, रूट से हमारे वेल्ड तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी, हम क्या कहते हैं इसे, थ्रोट थिकनेस कहते हैं। और ये जहाँ तक वेल्ड हुआ है इसको हम कहेंगे साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब जो थ्रोट थिकनेस होती है वो हमारी कौन सी, वो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है ना, तो ये L, ये लेंथ L हमारा साइज ऑफ वेल्ड है, तो जो ये थ्रोट थिकनेस है वो हमारा होगा 0.7 है। ये थ्रोट थिकनेस हमारी मिनिमम डायमेंशन होती है फिलेट वेल्ड में। और थ्रोट थिकनेस हमारा क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द फिलेट वेल्ड विच इज़ इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस। ये जो डायमेंशन है ये हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारा स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करने में। और जो हमारा फ्लिट वेल्ड है वो हमेशा फेल होगा शेयर। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि जो वेल्डिंग कनेक्शंस है वो हमारे टेंशन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट हमारे शेयर में हमेशा फेल होंगे, तो वो शेयर में ही फेल होंगी। ओके, अब थ्रोट थिकनेस और साइज ऑफ वेल्ड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थ्रोट थिकनेस की बात करें तो थ्रोट थिकनेस हमारा होता है K इंटू साइज ऑफ वेल्ड। अब K की वैल्यू क्या होती है, साइज ऑफ वेल्ड हम अभी आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, बट K की वैल्यू क्या आती है, K हमारा डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूज़न फेस। ये दो फ्यूज़न फेस है। ओके, इन दोनों के एंगल के एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है हमारा K की वैल्यू।
ठीक है। तो एंगल बिटवीन फ्यूज़न फेज अगर हमारा 60 से 90 के बीच में है तो के की वैल्यू 0.7 है, 91 से 100 के बीच में है तो 0.65, 101 से 107 के बीच में है तो 0.60, 108 से 113 के बीच में है तो 0.55 एंड 114 से 120 के बीच में है तो 0.5। ओके, फिर हम बात करते हैं साइज़ ऑफ वेल्ड कैसे निकालना है। के की वैल्यू तो हमें निकाल दी, अब साइज़ ऑफ वेल्ड के बारे में। साइज़ ऑफ वेल्ड हमारा डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिनर एंड थिकर प्लेट पे। ओके, अब कैसे? साइज़ ऑफ वेल्ड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड और एक होता है मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड की। मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। अब यहाँ पे इसको आप याद कर सकते हो कि जब मिनिमम साइज बोला है तो वहाँ पे थिकर आएगा, अपोजिट आएगा, थिकर प्लेट की थिकनेस आएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पे। अगर हमारा प्लेट अप टू 10 mm थिक है तो वहाँ पे जो मिनिमम साइज होगा वो होगा 3 mm। अगर हमारा प्लेट 11 से 20 mm थिक है तो वहाँ पे जो साइज़ ऑफ वेल्ड लेंगे हम वो 5 mm लेंगे। और अगर हमारा 21 से 32 के बीच में है तो यहाँ पे जो साइज़ ऑफ वेल्ड लेंगे वो है लेंगे 6 mm। और अगर हमारा ग्रेटर देन 32 mm है तो वहाँ पे हम लेंगे 8 mm। ओके, तो ये तो मिनिमम साइज़ की बात हुई। अब मूव करते हैं मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड पे। सो जो हमारा मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट में। एज ऊपर जैसे हमने देखा था कि अपोजिट मैक्सिमम, मिनिमम हमारा डिपेंड कर रहा था थिकर प्लेट की थिकनेस पे और मैक्सिमम हमारा डिपेंड कर रहा है थिनर प्लेट की थिकनेस पे। ओके, अब अगर हमारा, अब ये दूसरा डिपेंड करता है हमारा एज कैसा है। अगर हमारा एज स्क्वायर है लाइक दिस इज़ द स्क्वायर एज और यहाँ पे फ्लैट वेल्ड हुआ है, तो अगर हमारा स्क्वायर एज है तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड हमारा होगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। और अगर हमारा राउंड एज है लाइक दिस, एंगल सेक्शन ले लेते हैं, ये हमारी वेल्डिंग हो रही है तो यहाँ पे राउंड एज है तो उस केस में थिकनेस मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होगा वो होगा 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। फिर अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड वो लेंथ होती है जो हमारी क्या होती है, स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करने में इफ़ेक्टिव होती है। ओके, तो ये हमारे होती है टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, जैसे ये हमारी यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रखी है तो इतनी हमारी इफ़ेक्टिव लेंथ होगी और ये एस यहाँ पे हम डिटेक्ट कर देंगे। फिर इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव एरिया एल इफेक्टिव इंटू थ्रॉट थिकनेस, क्योंकि अब ये भी इफेक्टिव है ये भी इफेक्टिव है। थ्रॉट थिकनेस हमारी इफेक्टिव होती है और ये भी क्या होती है हमारी इफेक्टिव होती है ट्रांसफ़र करने के लिए स्ट्रेस को। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे पी है हमारे परमिसिबल और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हम कैसे निकालते हैं, हमारी परमिसिबल या फिर शेयर स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेस इनटू एरिया फॉर इजी, और स्ट्रेस जो यहाँ पे लेंगे हम परमिसिबल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस। अगर हम LSM की बात कर रहे हैं तो FU/√3 इंटू 1.25। 1.25 हमारा किस केस में होगा, शॉप वेल्ड के केस में होगा। ठीक है, इंटू इफेक्टिव एरिया हमने अभी पढ़ा L इफेक्टिव इंटू थ्रॉट थिकनेस। ठीक है, अगर हम LSM की ही बात करें और अगर हमारे पास शॉप वेल्ड के बजाय फील्ड वेल्ड दिया है तो P क्या हो जाएगा हमारा FU/√3 इंटू 1.5 इंटू L इफेक्टिव इंटू TT। बस इसमें डिफरेंस इसी का है, बस ये जो FOS लिया है शॉप वेल्ड के लिए FOS होता है हमारा 1.25 और जो फील्ड वेल्ड के लिए हमारा FOS होता है 1.5। इसमें ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो शॉप फील्ड वेल्ड है मतलब हम फील्ड में कर रहे हैं तो उस केस में ह्यूमन एरर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो हम FOS ज़्यादा लेके चलते हैं। ओके, अब हम WSM की बात करें तो WSM की केस में हम जो हमारा परमिसिबल और शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 110 रख देते हैं और ए इफेक्टिव तो हमारा वही हो जाएगा L इफेक्टिव इंटू थ्रॉट थिकनेस।
अब अगर हम वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग में हमारा जो ओवरलैप लेंथ है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 4T और 100 mm से, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, और T यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा हमारा ओवरलैप लेंथ होना चाहिए। और मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, ठीक है। क्लियर स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे इससे है, जैसे यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, ठीक है, और ये इतना इफेक्टिव है, तो एल इफेक्टिव से एल इफेक्टिव तक की जो डिस्टेंस है, इसको पिच भी बोल सकते हैं या क्लियर स्पेसिंग भी बोल सकते हैं। द मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये कितना होना चाहिए? अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो 12T और 200, इन दोनों में से मिनिमम, और टेंशन की बात करें तो 16T और 200, इन दोनों में से मिनिमम। और यहाँ पे थिकनेस जो है वो थिनर प्लेट की थिकनेस है। फिर हमारा लास्ट है यहाँ पे स्लॉट वेल्ड। स्लॉट वेल्ड में हम देखते हैं कि हम क्या कर देते हैं कि स्लॉट्स काट देते हैं, ठीक है, हमारे प्लेट में। तो ये देख रहे हो आप, ये 1 स्लॉट, 2, यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं। अब इसमें भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन है कि जो ये W है, देख आप ऐसे देख रहे होंगे इसको, ओके। तो ये जो B है, दिस इज़ B1 एंड दिस इज़ W। तो जो W की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3T से और 25 से और 25 mm से, ठीक है, इन दोनों से ग्रेटर होनी चाहिए W की वैल्यू। और जो B की वैल्यू है, ये जो B की वैल्यू है ये 2T से ज़्यादा होना चाहिए, और T यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट है, ओके। सो ये लेक्चर यूनिट फर्स्ट पे था और ये यहीं तक था। फिर मैं आप नेक्स्ट टाइम यूनिट सेकंड लेके आऊँगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको ये मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसे अपलोड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, थैंक यू।